जी। जो बूथ के अंदर जो पार्टियों के कार्यकर्ता टीएमसी के थे, वो टीएमसी के निशान पर सेंट मारते थे, सेंट। हम्म। और जो मत दे के आया उसके बाहर आके उस सेंट को सूंघते थे, तो उनको पता लगता था कि इन्होंने वोट किसको दिया है। इस कदर उनकी हमारे सोच से परे उनके सब दिमाग थे, जो उनका कार्य था। जी। जब वो सेंट की बात नहीं आती तो उसको बराबर उन लोग दंड पानी दे देते थे। इस सबसे बचने के लिए बहुत उपाय के हमारी इलेक्शन कमीशन ने किया है, बहुत उपाय किया है, तब जाके इतना बड़ी संख्या में मतदान हुआ, भय मुक्त हुआ है। ऐसे ही फर्स्ट फेज की तरह अगला भी भय मुक्त मतदान हो जाए, यही हम अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल राम कुमार जी, हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी है। प्रेम कुमार जी, बहुत शुक्रिया आपका वन इंडिया में हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। अब अभी तक हम बीजेपी का पक्ष समझ रहे थे, जान रहे थे। अमित शाह का हमने बयान देखा, पीएम मोदी का बयान सुना। एक तरफ गारंटी दी जा रही है, एक तरफ दावे ठोके जा रहे हैं। योगी जी का भी हमारे पास भाषण है, वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रेम जी आपसे समझना चाहते हैं, ये जो 93% से ज़्यादा अभी नए डाटा जो चल रहे हैं, पहले फेज में जो मतदान हुए हैं, ये लहर सर किधर देख पा रहे हैं? और एक सवाल, सीधा सा सवाल, आपको पूरा टाइम दूंगा मैं, आप 1.5-2 मिनट लीजिए, हमें समझाइए कि टीएमसी को सत्ता में क्यों लौटना चाहिए। अभी तक हम प्रेम कुमार जी से बीजेपी के बारे में समझ रहे थे। जी शुक्रिया। देखिए, एक बात, मैं जो दो बातें सुन पाया जी। बीजेपी नेता से, वो दो बातें कह रहे थे कि एक तो लोगों ने बहुत मतदान किया है और वो मतदान जाहिर है वो बदलाव के लिए कह रहे थे। और प- इसमें एक बात ये कहना है कि ये मतदान का प्रतिशत जरूर बढ़ा है, हम्म। लेकिन ये मतदान डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, जो हम लोग मानते थे कि प्रतिशत बढ़ जाता है तो डेमोक्रेसी मजबूत होती है, जी। इस बार उल्टा हुआ है। इस बार मेरे वोट कट ना जाएं। हम्म। अगर मैंने वोट नहीं दिया तो मेरा राशन कार्ड चला जाएगा, मैं घुसपैठिया कहला जाऊंगा, मैं हिंदुस्तान का नागरिक नहीं रह जाऊंगा। इसलिए जो लोग बंगाल में नहीं भी रह रहे थे, वो अपने पॉकेट से 10,000 15,000 खर्च करके बंगाल गए और उन्होंने वोट दिया। यानी एक ऐसा वोटर समूह बंगाल में पैदा हुआ जिसने डर के कारण वोट दिया। और वोट प्रतिशत बढ़ने के दो कारण हैं, एक वोटर लिस्ट का छोटा हो जाना और दूसरा डर के कारण वोट देने वालों की संख्या का बढ़ना। इन दोनों कारणों से वोट प्रतिशत तो बढ़ गया। तो जी। क्या इस वोट प्रतिशत बढ़ने को डेमोक्रेसी मजबूत होने का प्रमाण माना जा सकता है? हम्म। ट्रेडिशनली तो माना जाता, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मैं मानने को तैयार नहीं हूं। ये डरा हुआ एक वोटर का कौम पैदा हुआ जो डर के कारण वोट दे रहा है, ये एक बात। और जी। दूसरी बात है कि जो डर के कारण वोट दे रहा है, वो हम्म। किससे डर रहा है? वो क्या ममता बनर्जी से डर के वोट दे रहा है? नहीं, वो चुनाव आयोग प्लस सत्ता, जो बीजेपी की सत्ता है, इनके कॉम्बिनेशन से डर करके वोट दे रहा है कि ये कहीं मेरा घुसपैठिया वाला स्टेटस ना आ जाए, कहीं मेरा राशन कार्ड ना छिन जाए। इस तरह की बातें हो रही हैं, तो जाहिर बात है कि वो उनके अगेंस्ट में वोट करेंगे। तो इसलिए हम्म। वोटों का प्रतिशत जो बढ़ा है, वो बीजेपी ये ना समझे कि बदलाव के लिए ये हुआ है। हो सकता है कि ऐसे तो नतीजे बताएंगे, लेकिन मेरा आकलन है कि ये बीजेपी के अगेंस्ट में चीजें जा रही हैं। दूसरी बात है कि चुनाव आयोग की तारीफ कर रहे थे जी। बीजेपी नेता। देखिए, चुनाव आयोग निश्चित रूप से बहुत 100 आदमी पर पुलिस फोर्स जो है तैनात है पश्चिम बंगाल में, और हम्म। चुनाव हुआ है। लेकिन क्या देश इस बात को याद नहीं रखेगा कि देश का गृह मंत्री कह रहा है कि हम उल्टा लटका देंगे, कानून को अपने हाथ में ले लेंगे, और चुनाव आयोग देख रहा है? क्या देश इस बात को याद नहीं रखेगा कि नितिन नवीन जी, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको सीआरपीएफ के वज्र वाहन में बिठा करके चुनाव प्रचार कराया जा रहा है? इस बात को क्या देश याद नहीं रखेगा कि प्रशासन का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है? देश हम्म। क्या इस बात को याद नहीं रखेगा कि यही नितिन नवीन की सभा में आगे श्री राम चल रहे हैं, सीता जी चल रहे हैं, लक्ष्मण जी चल रहे हैं, धर्म के नाम पर खुले वोट मांग रहे हैं, चुनाव आयोग सोया हुआ है? ये कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग क्या खड़गे को केवल नोटिस देने के लिए है? क्या हम्म। नितिन नवीन को नोटिस नहीं जाएगा? क्या अमित शाह को नोटिस नहीं जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी को नोटिस नहीं जाएगा? हिम्मत है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग की साख आज जितनी गिरी हुई है, इससे पहले कभी नहीं गिरी हुई थी। बिल्कुल राम कुमार जी,
क्या जवाब देना चाहेंगे आप इसका? आप सीधे तौर पर आपके जो पॉइंट्स थे, आपके जो दावे थे, वो बिल्कुल अलग नज़र आ रहे हैं। अगर प्रेम कुमार जी के चश्मे से हम देखने की कोशिश करें कि डर के कारण इस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ा है। बेशक इन्होंने कई सारे बिंदु जोड़े कि किस तरह से किस सुरक्षा के साथ ले जाया गया नितिन नवीन जी को, उसके पीछे भी कई कारण हैं। जिस तरह का माहौल है बंगाल में, वो हम समझ सकते हैं। पर वोटिंग प्रतिशत और जिस बिंदु से हम समझ रहे थे कि आपकी दाल गलने वाली है, वो तो नजर नहीं आ रहा इन। देखिए, उन्होंने डर और एसआईआर की बात की और अपने वोटर को बचने की बात की। अरे भैया, एसआईआर होने के बाद उनके नाम बरकरार है। हम्म। अगर वो गलत होते या कुछ होता तो उनका भी नाम सस्पेक्ट या कट गया होता। पहली बात तो कि वो सेफ है, वो मतदाता है। वो जो वोट कर रहे हैं वो टीएमसी के गुंडागिर्दी के खिलाफ वोट कर रहे हैं। आज जो पैसे लगा के बाहर से केरल से आ रहे, विशाखापट्टनम से आ रहे, उड़ीसा से आ रहे, वो कौन सा राशन और भाषण ले रहे हैं? प्रेम कुमार जी से पूछना चाहूंगा, उनको कौन सी राशन पानी बंद होनी है? वो तो घबरा के यहाँ से भागे हुए हैं ना, 2021 के डर के मारे भागे हैं। उनको वो बम नहीं दिख रहा है, कल का 100 बम जो शौकत अली के यहाँ पकड़ा गया। उनको वो जो सब कह रहा है, राज्य सरकार ने 5,000 करोड़ का फंड क्लबों को दिया, वो दिखाई नहीं दे रहा। वो क्लब वाले किसी पार्टी का झंडा और बैनर नहीं रुकने देते, वो इनको दिखाई नहीं दे रहा। इनको सिर्फ भारत की सेना दिखाई दे रही है, जो सुरक्षा की दृष्टि से और साफ सुथरा मतदान कर रही है, वो दिखाई दे रहा है। अगले 2021 के अंदर जो 52-53 लोग मरे थे, वो इनको नहीं दिखाई दे रहा है। इस बार ये फर्स्ट फेज में कितने लोग मरे हैं बताएं? मैं तो देश से यही अपील करता हूं, मैं बीजेपी को वोट देने की बात नहीं कर रहा हूं आज। चुनाव में सेकेंड फेज में भी सुरक्षित मतदान करने के लिए वहां के जनता को मौका मिले। वोट मांगने के लिए आपके डिबेट में नहीं बात कर रहा हूं मैं जी। और जो कह रहे धर्म की राजनीति, सुसयानी घोष क्या कर रही है? मेरे दिमाग में अल्लाह, मेरे दिल में काबा। एक ममता जी एक व्यक्ति की हाथ उठा के कह रही है कि ये ब्राह्मण था पहले और इसकी माँ मुस्लिम है। ये कौन से वर्ग की बात कर रहे हैं? अरे एक कांख से क्यों देखते हो साहब? माना कि सेकुलरिज्म है आपके सर पे सवार, लेकिन देश में हिंदू भी देश का ही है ना। जो खरगे ने गाली दी आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, तो क्या वो इंसान नहीं है? वो मानव नहीं है? प्रेम कुमार जी, आरएसएस के क्या कोई बाहर से आए हैं? सिर्फ आप कांग्रेसी और इनको गिनोगे? सबसे बड़े दल और सबसे बड़े कार्यकर्ता, उसके बाद छोड़िए दल और कार्यकर्ता, आरएसएस के लोग क्या मानव नहीं है, इंसान नहीं है? इस तरह से सांप के जैसा, और उनको नमाज छोड़ के पहले मारो। अरे नमाज छोड़ के किसको भड़का रहे हो? किसके खिलाफ भड़का रहे हो? नमाज छोड़ के मारने के लिए बोलना तो एक मुस्लिम को भड़का रहे हो हिंदू के खिलाफ। इसका और कोई सारांश निकल रहा है क्या? इस तरह से बोलना, आतंकवादी बोलना, बाद में करेक्शन कर रहा है कि टेररिस्ट बोला, टेररिस्ट के माइंड वाला बोला। अरे कौन बोल रहा है आपको ये सब बोलने के लिए? आप चुनाव लड़ रहे हो, वोट मांगिए, वहां पे जाके आपका वोट बढ़े, आपकी पार्टी के वोट बढ़े। जैसे हम लोग लड़ रहे हैं, जड़ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, हमारी रैलियां हो रही है, आप ऐसी रैली करें ना। या अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हो किसको मारने और मरवाने की? ऊपर से इतना होने के बाद भी हम सनातनी ही दोषी हैं, वो खरगे दोषी नहीं है। प्रेम कुमार जी, एक स्टेटमेंट आया राहुल गांधी का बीते दिन, हमने देखा। उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता दीदी रास्ता खोल रही है बीजेपी के लिए। तो क्या कांग्रेस आपकी मदद कर रही है? जवाब लेंगे प्रेम जी से भी आपके तमाम सवालों का, पहले ये समझना चाहते हैं और फिर बाइट भी सुनेंगे राहुल गांधी की। जी देखिए, मैं आपके प्रश्न पर ही सीधे आता हूं। अभी राम कुमार जी को जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने प्रश्न जो किए उसका उत्तर उन्होंने दिया नहीं। और दूसरे प्रश्न उत्तर दिया प्रेम भैया। तो प्रेम भैया उसी का उत्तर देने का प्रयास किया है। चलिए, प्रेम जी मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ वो हम स्टेटमेंट भी सुन ले राहुल गांधी का, तो थोड़ी क्लैरिटी के साथ आप उसका जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल सुनाइए। भाई और बहनों, ममता जी बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है, ये सच्चाई है। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती हैं और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। यहां भाइयों और बहनों, कहना नहीं चाहिए,
मगर अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है। तो प्रेम जी, आपने भी सुना अब कैसे भ्रष्टाचार, पहले अभी तक हमने देखा था कि आसाम चुनाव को लेकर राहुल गांधी बड़े एक्टिव थे, वो बार बार हिमंता बिस्वा शर्मा को भ्रष्ट बता रहे थे, तमाम जालसाजी, तमाम धोखाधड़ी की बात हो रही थी। अब इन्होंने सीधे पीएम मोदी से कंपेयर करते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आरोप इनके और थे, ये तो हमने छोटी सी क्लिप्स दिखाई है। इनका कहना युवाओं को लेकर भी है कि बंगाल में ऐसी स्थिति क्यों है सर कि 84 लाख वो डाटा उन्होंने दिया, युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई करना पड़ा है। मैं चाहूंगा सर राम कुमार जी का भी जवाब दें और इस बयानबाजी पर क्या टिप्पणी मैं करना आता हूँ, चाहिए। बहुत संक्षेप में बातों को रखते हुए आता हूँ। जी। आपने राहुल गांधी के बयान में एक बात सुनी होगी कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ये जो है ये सॉफ्टनेस है ममता बनर्जी के लिए, इसके बावजूद कि वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। और ममता बनर्जी की 3 बार की सरकार है, उस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। नारद घोटाला वही हुआ, शारदा घोटाला वही हुआ, उसके बिल्कुल। जितने घोटालेबाज थे सबको वॉशिंग मशीन में धोया गया, ये सब देश के सामने है। तो ये घोटाला तो हुआ ही है, एक शिक्षक भर्ती घोटाला भी हुआ, सब कुछ हुआ। राहुल गांधी बोल रहे हैं, लेकिन है कि राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं अभी, जबकि लोकसभा चुनाव में भी अलग लड़े थे और लोकसभा चुनाव और अभी ये कह रहे हैं, तो जाहिर बात है कि आज कांग्रेस पार्टी सिर्फ बंगाल के चुनाव को अपने लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं मान रही है जितना कि नेशनल परिप्रेक्ष्य में अपने आप को बिल्डअप करना जरूरी समझ रही है। तो बंगाल में अगर एंटी इनकम्बेंसी वोट को वो रोकने के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ स्टांस ले रहे हैं ताकि कुछ वोट बीजेपी का कट जाए, सारा एंटी इनकम्बेंसी वोट बीजेपी को ना जाए, ये उनकी रणनीति ज्यादा है। और भाषण से मतलब जो इमोशनल जो अगेंस्ट में होता है वो कम दिखता है, मुझे रणनीति ज्यादा दिखती है। ये राहुल गांधी के भाषण का जहां तक सवाल है तो वो हमारा विश्लेषण यही है। दूसरी बात है कि हमने बात उठाई कि जैसे राम कुमार जी बोल रहे थे कि सनातनियों पर हमला किया जा रहा है। भाजपाई सनातनी है ये किसी हद तक हम मान ले सकते हैं, लेकिन सारे सनातनी भाजपाई है ये क्या माना जा सकता है? भाई आप देशभक्त हैं हम मान सकते हैं, लेकिन सारे देशभक्त भाजपा में ही हैं ये क्या माना जा सकता है? भाजपा से बाहर है वो देशभक्त नहीं है, भाजपा से बाहर है वो सनातनी नहीं है। ये जो है ना कि हाँ सनातनी बोल करके मैं सनातनी हूँ, हम सनातनी है, अरे हिंदू धर्म की आड़ क्यों ले रहे हो भाई? कभी सेना की आड़ लेते हो, कभी हिंदू धर्म की आड़ लेते हो। राजनीति करना है, धर्म और सेना को बख्श करके राजनीति कीजिए। आपके पास कार्यक्रम नहीं है, नीति नहीं है कि आप सनातनी हो करके आप वोट मांगेंगे, राम लक्ष्मण सीता जी को सामने करके वोट मांगेंगे, कभी जय श्री राम पर वोट मांगेंगे, कभी बजरंग बली पर वोट मांगेंगे। और जय श्री राम पर जब अयोध्या हार जाते हैं, उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव हार जाते हैं, तो दिल्ली की जो सभा होती है नरेंद्र मोदी जी की, सबको ताकीद की जाती है, एक नारा नहीं लगता है जय श्री राम का। आप रिकॉर्डिंग खोलकर देख लीजिए, जब कर्नाटक में ये हारते हैं तो इन्होंने वो हनुमान चालीसा पढ़ना बंद कर दिया था। आप उसके बाद का पूरा वाकया देख लीजिए। आप तो भगवान से भी बदला लेते हैं और आप कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं। ये है राम कुमार जी का जवाब।